गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के पेपर 1 मैकेनिक्स की पिछले कुछ क्लासेस में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी। जब हमारा एक रेफरेंस फ्रेम स्टेशनरी है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम उसके रेस्पेक्ट में ओमेगा कोणीय वेग से मूव कर रहा है। आप ध्यान दें कि वहां पर हमने एक बात देखी थी कि हमने उसको 2 डायमेंशनल लिया था। मीन्स हमने जेड एक्सिस को कोइंसाइड माना था। हमने माना था कि एक एक्सिस तो कोइंसाइड है, केवल एक्स वाई एक्सिस ही वहां रोटेट कर रहे हैं। एक तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल था। लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया था कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से भी रोटेट करता है तो नॉन इनर्शियल होगा। आज उसी को हम एक्सटेंड करते हैं 3 डायमेंशन में, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा कोरियोलिस बल का। हमारा टारगेट है कि हम आज बात कर रहे हैं कि एक रोटेशनल निर्देश तंत्र है, घूर्णी निर्देश तंत्र है, जहां पर एक मान लीजिए एस निर्देश तंत्र है जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड है। इसके रेस्पेक्ट में दूसरा निर्देश तंत्र 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है। मीन्स उसका कोणीय वेग ओमेगा इस तरह से है कि एक्स भी मूव कर रहा है, वाई भी और जेड भी। जबकि पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी वहां पर जेड एक्सिस को कोइंसाइड माना था, इसलिए जेड ट्रांसफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आया था। आज हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही एक्सिस मूव कर रहे हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो हमारे पास ये रेफरेंस फ्रेम एस है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दूसरा रेफरेंस फ्रेम है जो इसके कंपेयर ओरिजिन दोनों का सेम है, और ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जिसके अंदर हमारे एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। या फिर बात कर रहा हूं जेड और जेड डैश कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अब हमने एक आर्बिट्री पॉइंट पी ले लिया। आर्बिट्री पॉइंट पी क्योंकि एक स्टेशनरी पॉइंट है तो ओ के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें जो ओपी है वो कांस्टेंट है। वो चाहे फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम में आए चाहे सेकंड रेफरेंस फ्रेम में आए। यानी अगर मैं फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम में आर की बात करूंगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन दूसरे मैं बात करूंगा तो क्योंकि वो रोटेटिंग है उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। यहाँ ध्यान देने की बात है क्योंकि रेफरेंस फ्रेम ही मूव कर रहा है तो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं वो भी रिशफल कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं। इसलिए फर्स्ट के अंदर अगर हमारे यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं तो सेकंड जो उसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है उसमें यूनिट वेक्टर्स आई डैश, जे डैश और के डैश है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओ के रेस्पेक्ट में आर बिल्कुल सेम रहेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आर इज इक्वल टू आर डैश होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आर इज इक्वल टू आर डैश, चाहे हम आर को फर्स्ट के कंपैरिजन में लिखें, सेकंड में लिखें, दोनों के रेस्पेक्ट में आर और आर डैश इक्वल है। नाउ सबसे पहले हम वेग के रूपांतरण की बात करते हैं, यानी वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। फर्स्ट में अगर वेलोसिटी v दे रखी है तो सेकंड में वेलोसिटी v डैश क्या होगी। तो यहां से देखिए मैंने इस इक्वेशन 3 में इस टर्म को छोड़ के r इज इक्वल टू एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जे डैश के डैश कैप इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा dr बाई dt। इससे भी डिफरेंशिएशन हुआ। राइट हैंड साइड में देखने की बात है कि एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश तो चेंज हो ही रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि आई डैश भी चेंज हो रहा है, वाई डैश, जे डैश भी चेंज हो रहा है, के डैश भी, क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन के साथ एक्स डायरेक्शन भी चेंज होना है, वाई भी और जेड भी। इसलिए जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों में से एक को कांस्टेंट नहीं ले सकते। हमें पहली टर्म के अंदर आई डैश को कांस्टेंट रखेंगे तो डी एक्स डैश बाई डी टी आएगा। सेकंड टर्म के अंदर हमें एक्स डैश को कांस्टेंट रख के डी आई डैश बाई डी टी लिखना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ जो 3 टर्म्स है इनके डिफरेंशिएशन से हमारे पास 6 टर्म्स आएगी। फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट, सेकंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट तो हमने रीअरेंज कर लिया। पहली टर्म्स के अंदर जब आई डैश, जे डैश, के डैश को कांस्टेंट रखा है,
सेकंड टाइम जब x डैश y डैश z डैश को कांस्टेंट रखा है तो ये इक्वेशन 4 आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में dr बाई dt है, निश्चित तौर पे dr बाई dt फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है dr बाई dt फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ij के कांस्टेंट है, इसलिए I dx by dt plus j dy by dt plus k dz by dt, ये मैंने इक्वेशन 5 लिखी है। इसी तरह से अगर मैं v डैश की बात करूं, प्योरली सेकंड सिस्टम की बात करूं, तो प्योरली सेकंड सिस्टम के हिसाब से v डैश हो जाएगा dr डैश by dt। अब यहां ध्यान देने की बात है, सेकंड सिस्टम के रेस्पेक्ट में I डैश j डैश k डैश कांस्टेंट है। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, सेकंड के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव भी कर रहा है तो सेकंड के हिसाब से तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही है, तो इसलिए सेकंड के हिसाब से ये कांस्टेंट होंगे। तो सेकंड सिस्टम के हिसाब से वेलोसिटी v डैश हो जाएगा I डैश dx डैश बाय dt प्लस j डैश dy डैश बाय dt प्लस k डैश dz डैश बाय dt। इस तरह से अब हम यहाँ जब इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि dr बाई dt को मैं v से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इस पूरे को v डैश से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बट ये एक टर्म और आ रही है di डैश बाई dt वाली जो टर्म्स है, इनको कैसे रिप्लेस करें। इसके लिए हमने एक आर्बिट्री पुराने रोटेशनल सिस्टम की बात करी कि मेरे पास कोई एक आर्बिट्री वेक्टर r है, तो उस वेक्टर जब वो रोटेट करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। मीन्स अगर एक पोजीशन वेक्टर r है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। नाउ v क्या होता है, नेचुरली dr बाई dt, तो एक जनरलाइज रिलेशन है dr बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये r कोई भी स्थिति सदिश हो सकता है, कोई पोजीशन वेक्टर है, तो किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम काम में लेते हैं dr बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब ये r, यहां पर हम r I डैश ले लेते हैं, j डैश ले लेते हैं और k डैश ले लेते हैं, तो मेरे पास तीन इक्वेशन आएगी। जैसे मैं इसको I डैश से सब्स्टिट्यूट करूंगा, di डैश बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस I डैश। सेकेंड टाइम आ जाएगा dj डैश बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस j डैश, और थर्ड टाइम आ जाएगा dk डैश बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस k। अब ये जो इक्वेशन 7 है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी आप देखिए मेरा इक्वेशन 4 एक ऐसा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप में फर्स्ट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी है, सेकंड सिस्टम में वेलोसिटी है, बट एक एडिशनल टर्म्स है। तो अगर मैं इक्वेशन 5, 6 और ये 7 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो dr बाई dt तो मेरा बन जाएगा v, ये पूरी टर्म इक्वेशन 6 से बन जाएगी v डैश। अब यहाँ पर ये तीन टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म में आएगी ओमेगा क्रॉस I डैश प्लस ओमेगा क्रॉस j डैश प्लस ओमेगा क्रॉस k डैश, और इन सब में x डैश y डैश j डैश मल्टीपल है। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास टर्म बन जाएगी ओमेगा क्रॉस I डैश I x डैश प्लस j डैश y डैश प्लस k डैश z डैश, जो कि अपने आप के अंदर सेकंड सिस्टम का कोऑर्डिनेट है। यानी मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट था वो रिड्यूस होता, बड़ा सिंपल आ गया, v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। v फर्स्ट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी है, सेकेंड v डैश सेकेंड सिस्टम में वेलोसिटी है, ओमेगा सेकेंड सिस्टम जो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से वो है, और r जिस पोजीशन के हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है उसके फर्स्ट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है कि सेकंड सिस्टम के अंदर जो वेलोसिटी v डैश है दैट विल बी v माइनस ओमेगा क्रॉस r। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम काम में ले सकते हैं, और ये डेरिवेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अभी हमने रोटेशनल रेफरेंस फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का देखा। नाउ हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अभी हमने वेग का रूपांतरण देखा। वेग के लिए एक व्यंजक आ रहा है v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। v प्रथम निर्देश तंत्र में वेग है, v डैश द्वितीय निर्देश तंत्र में वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है और r स्थिति सदिश है। त्वरण के रूपांतरण के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा यहाँ वर्क करते हैं।
हम चाहें तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स में जाने के इससे बचने के लिए हम पहले इसको dr बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। तो जब यहाँ पर हम इसे ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे ऑपरेटर कन्वर्जन आता है कि रोटेशनल के लिए ऑपरेटर कन्वर्जन है d बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा। मीन्स हमने संकारक ऑपरेटर का चेंज कर लिया। फर्स्ट सिस्टम में विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन d बाई डी टी है, तो सेकंड रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंशिएशन d डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये हमारा अपने आप में एक ऑपरेटर हो जाता है। इस ऑपरेटर को हम यूज लेके जब त्वरण के रूपांतरण की बात करते हैं तो ये हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। देखिए बेसिकली त्वरण का मतलब है d बाई डी टी डी आर बाई डी टी। प्रथम सिस्टम में अगर बात करें, पहले निर्देश तंत्र में बात करें तो त्वरण होगा d बाई डी टी डी आर बाई डी टी। अब जहां तक बात फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम के कन्वर्जन की बात है तो d बाई डी टी एक ऑपरेटर सेकंड सिस्टम के लिए कन्वर्ट होता है d डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। यहाँ पर अगर बात करें तो डी आर बाई डी टी नेचुरली इससे कन्वर्ट हो जाता है d डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो मैं अगर इसका मान रखता हूं तो यहाँ पर इस पूरे पे ये दो ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले d डैश बाई डी टी इस पे ऑपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा d डैश स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। जब इसको इस पे ऑपरेट करेंगे क्योंकि ओमेगा तो नहीं आता है तो ये बन जाएगा ओमेगा क्रॉस d डैश आर बाई डी टी। जब ओमेगा को इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा ओमेगा क्रॉस d डैश आर बाई डी टी और ये टर्म आ जाएगी ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ देखने की बात है, ये पहली टर्म अपने आप में a डैश के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो a चल रहा है। प्रथम निर्देश तंत्र में त्वरण इज इक्वल टू सेकंड निर्देश तंत्र में त्वरण प्लस यहाँ पर इन दोनों टर्म एक जैसी है तो ये 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस v डैश हो गई और ये टर्म हो गई ओमेगा क्रॉस r। इस तरह से जब हम त्वरण के संबंध की बात करते हैं तो प्रथम निर्देश तंत्र में अगर त्वरण a है तो द्वितीय वो किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू a डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v प्लस ओमेगा क्रॉस r। जब हम पुरानी क्लास 11th की बात करें तो ये संबंध तो हमें वहां से ही पता है, ये तो विकेंद्रीय बल होता है। ये एक नया संबंध है जो है कोरियोलिस बल। ये जो निर्देश तंत्र के कारण जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रोटेशन का जो एडिशनल इफेक्ट आ रहा है वो है कोरियोलिस बल। अगर हम इस कोरियोलिस त्वरण की बात करें तो देखिए ओमेगा क्रॉस आर तो हमारा विकेंद्रीय त्वरण है, ये 2 ओमेगा क्रॉस v है कोरियोलिस त्वरण। ये कोरियोलिस त्वरण एक एडिशनल इफेक्ट है जब हमारे रोटेशन में हम बात करते हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। इसको रीअरेंज करें तो सेकंड सिस्टम में त्वरण a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v माइनस ओमेगा क्रॉस v हो जाएगा। निश्चित ये कोरियोलिस त्वरण है और ये अपकेंद्रीय त्वरण है। इससे जब हम बल की बात करेंगे, बल के लिए हमें इसको m से मल्टीप्लाई करना है, इसको m से और इसको m से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को f डैश हो गया, ये f हो गया, तो इस पूरे को हम यहाँ पर fa से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एपरेंट फोर्स जो भी है जो कि वास्तव में लग नहीं रहे, देखिए अपकेंद्रीय बल लगता नहीं है। बेसिकली इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ऐसा बल लग रहा है। तो ये एक स्यूडो बल है। तो इस fa के 2 हिस्से हो गए, एक तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक Fc, दैट इज कोरियोलिस बल। यहाँ एक महत्वपूर्ण टर्म आ गई कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जब कोई रोटेटिंग निर्देश तंत्र होता है तो उस रोटेशन के कारण उस पर एक अतिरिक्त बल, आभासी बल होता है या बल लगता है, वो कोरियोलिस बल कहलाता है और वो किसके इक्वल है, -2m ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा क्रॉस v को क्रॉस प्रोडक्ट से निकालें तो हो जाएगा 2m ओमेगा v डैश साइन थीटा n कैप। n ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर होगा, यानी कोरियोलिस बल जो लगेगा वो ओमेगा और v दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा और v डैश दोनों के परपेंडिकुलर लगने वाला कोरियोलिस बल होगा, जिसका मान जब थीटा का मान 0 यानी ओमेगा और v डैश समानांतर हो गए तो उस अवस्था में ये बल 0 होगा और अधिकतम मान तब होगा जब साइन थीटा का मान 1 हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जब कोई निर्देश तंत्र 3 डायमेंशन में रोटेट कर रहा है तो सेकंड निर्देश तंत्र में जिसका कोणीय वेग ओमेगा है, जिसमें कण का वेग v डैश है, वो
उसके कारण एक अतिरिक्त बल कार्य करता है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस बल किसके इक्वल होगा? 2m ओमेगा क्रॉस v या 2m ओमेगा v डैश साइन थीटा एन कैप। एन कैप ये बताता है कि ये ओमेगा और v डैश दोनों के परपेंडिकुलर है और थीटा पे डिपेंडेंट है। इस तरह से हम कोरियोलिस बल की बात करते हैं कि जहां भी रोटेटिंग फ्रेम होगा वहां कोरियोलिस बल आएगा। आज की हमारी क्लास यहाँ और होती है। हम नेक्स्ट क्लास में पृथ्वी के सापेक्ष गति की बात करेंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं पृथ्वी भी एक घूर्णन करती है, और जब पृथ्वी घूर्णन करता हुआ अक्ष है तो निश्चित ही उसके अंदर जो कणों की गति होगी उसके ऊपर एक कोरियोलिस बल भी होगा। तो कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।